हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों का न्यू चैप्टर, और चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्म का क्या विघटन। आज हम स्टार्ट करने वाले साझेदारी फर्म का विघटन। अब आप बोलोगे सर ये साझेदारी फर्म का विघटन क्या है? बच्चों विघटन बोलो या क्या बोलो, समापन, मतलब साझेदारी फर्म को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। तो देखो स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से किए थे? साझेदारी फर्म को शुरुआत करने से, प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु। अब वक्त ऐसा आ गया पढ़ने का कि जब साझेदारी फर्म को बंद करते हैं, जब साझेदारी फर्म को क्लोज करेंगे हमेशा हमेशा के लिए, तो कैसे बंद करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, साझेदारी फर्म मतलब एक तरह का बिजनेस। अगर आपको बिजनेस को बंद करना है तो कैसे बंद कर सकते हो बताओ? कोई बिजनेस को मैं बोलूँगा बंद करो हमेशा हमेशा के लिए, कैसे बंद करोगे? बताओ बताओ बताओ। शटर बंद कर देंगे? नहीं। कोई बिजनेस को अगर बंद करना है तो बिजनेस में दो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एक होता है बिजनेस के क्या संपत्ति, और एक होते हैं बिजनेस के क्या दायित्व। आप क्या करो, जितने भी संपत्तियां उनको मार्केट में क्या कर दो, सेल कर दो, बेच दो। आया बात समझ में? वहां से क्या आ जाएगा, रुपया आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, ठीक। और उस पैसे से जो भी आपके बाहरी दायित्व है, जो भी दायित्व है उनको क्या कर दो, पेमेंट कर दो, मतलब उनको क्या कर दो, भुगतान कर दो, ठीक। वो पैसे से आपने क्या कर दिया, भुगतान कर दिया। आपका व्यापार हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, बंद हो गया। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। मतलब बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपको फर्म को बंद करना है तो ऐसा नहीं शटर गिरा सीधा भाग जाओ, ये तो गलत बात हो जाएगा भाई। आप सीधा क्या करो, जितने भी दायित्व उनको क्लियर करना है तो जो भी संपत्ति सबको बेचो, और जितने पैसे आए उससे दायित्व को क्या कर दो, पेमेंट कर दो। दायित्व आपके ऊपर अब है क्या? जब दायित्व आपके ऊपर नहीं है तो आप क्या हो गए, फ्री हो गए। और जैसे फ्री हो गए तो आपने व्यापार को क्या कर दिया, बंद माना जाएगा। जो पैसा बच जाए वो आपस में क्या कर लो, बांट लो। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो साझेदारी फर्म जब इसी को बोलते हैं साझेदारी फर्म का समापन। सारे संपत्ति को बेच देना और सारे दायित्वों को क्या कर देना, पेमेंट कर देना। साझेदारी फर्म का क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को? नहीं है सर यहाँ तक हमको कोई परेशानी, ओके। चलिए देखिए, आज हम पढ़ने वाले साझेदारी फर्म। लेकिन साझेदारी फर्म के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको संपत्ति और दायित्व के बारे में बहुत अच्छे समझ होना चाहिए आपके अंदर में, ठीक है। अब मैं आपके अंदर में समझ डालूंगा कि संपत्ति और दायित्व के बारे में समझ दिखाएंगे, ठीक है। चलो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये चीज़ नहीं समझे, ये क्लास अगर मिस कर गए तो समझो पूरा चैप्टर आपके लिए हार्ड हो जाएगा। और ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है पूरे बुक का, और अच्छे खासे क्वेश्चन छाए रहेंगे इसके। कम से कम 7-8 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से आना ही आना है। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है इस चीज़ को, ठीक है। देखो संपत्ति जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को समझो। साझेदारी फर्म के विघटन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, विघटन के पॉइंट ऑफ व्यू से संपत्ति को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला एक होता है आंतरिक संपत्ति। क्या होता है? आंतरिक संपत्तियां। वे संपत्तियां जिनको आप रोकड़ में क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, बेच सकते हो। वो संपत्ति जिसको आप मार्केट में क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, जिससे आपको रुपया मिलेगा। क्या मिलेगा? उसको बोलते हैं आंतरिक संपत्ति। तो आप बोलोगे सर ये आंतरिक संपत्ति क्या क्या है? जैसे हस्तस्थ रोकड़, आपके हाथ में रोकड़ पड़ा है, ये एक आंतरिक संपत्ति है। हालांकि रोकड़ कोई बेचता है क्या? रोकड़ बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बैंक में रोकड़, ये भी आपके लिए क्या होती है, एक तरह की आंतरिक संपत्ति होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके व्यापार का स्टॉक यानी कि माल, वो भी आपकी क्या होता है, स्कंद, आपकी व्यापार की आंतरिक संपत्ति होती है। इसके अलावा देनदार, प्राप्य पत्र, ये सब व्यापार के देखो आंतरिक संपत्ति। प्राप्य पत्र हो गया, इसके अलावा प्राप्य पत्र हो गया एक प्रकार से किसी प्रकार का विनियोग। भूमि व भवन, प्लांट व मशीनरी, प्लांट या मशीनरी, या फिर उपस्कर मतलब आप जानते हो क्या होता है, फर्नीचर, उपस्कर या फर्नीचर, ठीक है। ये आपके व्यापार के संपत्ति होते हैं। गाड़ियाँ, आपके व्यापार में बहुत सारी गाड़ियाँ होती, वो आपकी संपत्ति होती है। आपके व्यापार की ख्याति, ठीक है, ख्याति हो गई, ठीक है। इसके अलावा व्यापार की ख्याति, कॉपीराइट्स या फिर एकस्व, ये सब आपके व्यापार की क्या होती, संपत्तियां होती है, ठीक है। पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, ये सब व्यापार की वो संपत्ति जिसको आप रोकड़ में क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। आई बात समझ में आप सभी को, ठीक है। ये होती है व्यापार की वो संपत्ति जिसको आप रोकड़ में बदल सकते हो, ठीक है। एक संपत्ति होती है बाहरी संपत्तियां। कौन सी संपत्ति होती है? बाहरी संपत्ति बोलो, या फिर इसको बनावटी संपत्ति भी बोल सकते हो, ठीक है। बनावटी असल में संपत्ति वगैरह होता नहीं है, लेकिन इसको आप मजबूरी कि हमको संपत्ति में दिखाना पड़ता है। क्यों दिखाना पड़ता है? क्योंकि संपत्ति का शेष हमेशा कौन सा शेष होता है, विकलन। तो ये इसका भी शेष विकलन है। कुछ ऐसे चीजें होती है जो संपत्तियां तो नहीं होती है, जिसको आप रोकड़ बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी संपत्ति तरफ हमको दिखाई देता है।
तो ये बाहरी संपत्ति, इसको आप रोकड़ में नहीं बदल सकते। जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि लाभ हानि खाते का, क्या बोल रहे हैं हम, लाभ हानि खाते का विकलन शेष। विकलन शेष मतलब क्या, हानि। इसको आप रोकड़ बदल सकते हो कि क्या अपने व्यापार की हानि को रोकड़ बदल सकते हो? बताओ, बोलोगे मेरा हानि खरीद ले, कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो उसको आप रोकड़ में कभी बदल नहीं सकते। इसके अलावा होता है तुम्हारा साझेदारों का पूंजी खाते का, साझेदारों का पूंजी खाते का विकलन शेष, साझेदारों के पूंजी खाते का विकलन शेष, साझेदारों के पूंजी खाते का चालू खाते का समाकलन शेष, साझेदारों का चालू खाते का क्या, विकलन शेष, समाकलन नहीं, विकलन शेष, साझेदारों का आहरण खाता। हालांकि पूंजी खाते का विकलन शेष का मतलब साझेदारों का आहरण ही खाता हो सकता है, साझेदारों का आहरण खाता, ठीक है। ये सब आपके साझेदारों का कौन सा शेष होता है, विकलन शेष होता है। ये वो संपत्तियां हैं जिसको आप कभी रोकड़ में बदल नहीं सकते। समझ में आ गया? इनको रोकड़ में बदल सकते हो बॉस, इसको रोकड़ में आप बदल नहीं सकते। आया बात समझ में कि नहीं आया? इसके बाद अगला होता है तुम्हारा क्या, दायित्व। अब देखो दायित्व भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक दायित्व, क्या होते हैं, आंतरिक दायित्व, और एक होते हैं क्या, बाहरी दायित्व, ठीक है, बाहरी दायित्व। तो व्यापार के दो प्रकार के दायित्व होते हैं, एक होता है आंतरिक दायित्व, दूसरा होता है बाहरी दायित्व, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। आपने अपने भाई से 10,000 रुपये उधार लिया, ठीक है, और अपने एक मित्र से, दोस्त से आपने 10,000 रुपये उधार लिया है, ठीक है। बताओ चुकाने की जब बारी आएगी तो सबसे पहले किसको चुकाओगे, दोस्त को कि भाई को? दोस्त को। क्यों भाई, भाई को क्यों नहीं चुकाओगे पहले? बोलो बोलो बोलो। सर वो तो घर का है, अगर हम दोस्त को नहीं चुकाएंगे तो फिर मार्केट में क्या हो जाएगा, हमारा नाम खराब हो जाएगा। चलो दोस्त को हटा देते, दोस्त भी एक तरह से रिश्ते में आ जाता है। हम बोलते हैं बाहरी कोई व्यक्ति है, किसी बाहरी व्यक्ति से आपने क्या किया है, उधार लिया। कोई दोस्त नहीं है, ऐसी कोई व्यापारिक व्यक्ति है आपका, उसको उधार लिया। बोलो पहले किसको चुकाओगे, बाहरी व्यक्ति को चुकाओगे, उसके बाद फिर भाई को। समझ में आ गया? कल को भाई को नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, उस व्यक्ति को देना बहुत जरूरी भैया, तो घर का है, कभी भी देंगे नहीं देंगे अलग मैटर है। आई बात समझ में? वैसी व्यापार हम एक, मैं बोला था जब भी हम पढ़ाई पढ़ेंगे तो हमको एक कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा, और हमारा कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, व्यापार। आपको कौन, व्यापार, तो आपको व्यापार मान के चलना पड़ेगा। तो व्यापार में हम बात करते हैं दो प्रकार। तो व्यापार के साथ भी क्या होता है, दायित्व होता है। एक दायित्व वो जो उसके साझेदारों को, मालिकों को देना है। कौन सा दायित्व, जो मालिकों को देना है। मालिक कौन है यहाँ पे, साझेदार, साझेदारों को देना है, वो दायित्व है आंतरिक दायित्व। उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक दायित्व। मतलब वो दायित्व जो साझेदारों के प्रति है, मालिकों के प्रति है। किसके प्रति है, साझेदारों के प्रति, मतलब मालिकों के प्रति है, जो मालिकों को देना है, मालिकों को लौटाना है। कल को नहीं भी लौटाएगा चल जाएगा। और एक वो दायित्व है जो बाहरी दायित्व है, जो बाहरी लोगों को लौटाना है, जो बाहरी लोगों से आपने उधार लिया है उसको लौटाना है, वो बाहरी दायित्व है। समझ में आ गया? तो अब आप बोलोगे सर ये बाहरी दायित्व कौन है, पहले ये जानो, फिर आंतरिक दायित्व जानेंगे, ठीक है। तो बाहरी दायित्व क्या है, जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया है, बैंक से ऋण लिया है, किसी व्यक्ति से ऋण लिया है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति किसी प्रकार का ऋण लिया है, या किसी प्रकार का उधार लिया किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से। आपके कोई लेनदार है, आपने किसी से उधार माल खरीदा, देय विपत्र है, अदत्त व्यय है, अदत्त व्यय है, पूर्व अनुपार्जित आय है, अनुपार्जित आय है, या फिर आपका बैंक अधिविकर्ष है, बैंक अधिविकर्ष है, ठीक है। ओके, साझेदार, साझेदार के संबंधी का से ऋण, एक प्रकार से बोल सकते हैं साझेदार के रिश्तेदार से ऋण। साझेदार से ऋण नहीं ना भैया, किससे ऋण लिया आपने, साझेदार के कोई रिश्तेदार से ऋण लिया है। मान लो कोई साझेदार है, उसका कोई रिश्तेदार से ऋण लिया, उसकी बीवी, साझेदार नहीं, साझेदार के रिश्तेदार से ऋण लिया, उसकी बीवी से ऋण लिया है, या उसके बच्चों से ऋण लिया है, या उसके भाई से लिया है, उसके मामा से लिया है, उसके किसी रिश्तेदार से भी अगर आपने ऋण लिया है तो बाहरी दायित्व हो जाता है। क्या हो जाता है, बाहरी। इस चीज को दिमाग में रखना, इसको हाईलाइट कर लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो ये वो दायित्व है जो बाहरी व्यक्ति, कौन है, बाहरी व्यक्ति। इनको चुकाना क्या होता है, अनिवार्य होता है। इनको पहले आपको चुकाना क्या होगा, अनिवार्य। अब आंतरिक दायित्व किसको बोलेंगे, वो दायित्व जो किसके प्रति है, साझेदारों के प्रति, मालिकों के प्रति है। किसके प्रति है, मालिकों के प्रति। तो बॉस मालिकों के प्रति अगर आपका क्या है, दायित्व है, मालिकों के प्रति अगर आपका दायित्व है तो कैसा दायित्व कहलाता है, आंतरिक दायित्व कहलाता है। कैसा दायित्व कहलाएगा, आंतरिक दायित्व। जैसे मालिक के प्रति कौन सा दायित्व होता है, जो मालिकों को देना है। जैसे साझेदारों का पूंजी खाता, कौन सा खाता, साझेदारों के पूंजी खाते का समाकलन शेष भैया, कौन सा शेष,
समाकलन, या साझेदारों के चालू खाते का, साझेदारों के चालू खाते का समाकलन से, साझेदारों के चालू खाते का समाकलन से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये कौन से दायित्व है? आंतरिक दायित्व है। इनको सबसे आखिरी पेमेंट करते हैं, नहीं भी पेमेंट करेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, साझेदार से ऋण, साझेदार से ऋण, अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है, रिश्तेदार ने नहीं, साझेदार ने अगर फर्म को ऋण दिया तो क्या कहलाएगा? आंतरिक दायित्व कहलाएगा। आया बात समझ में? इसके प्रकार, इसी प्रकार साझेदार से ऋण हो गया। और क्या हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए लाभ हानि खाते का लाभ हानि खाते का समाकलन शेष, यानी कि लाभ, ठीक है, यानी कि क्या? लाभ, या फिर किसी प्रकार का सामान्य संचय, सामान्य संचय, या कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। ये सब बच्चों कौन सा होता है? बोलो, आंतरिक दायित्व। अच्छा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाहरी दायित्व में भी कुछ ऐसे दायित्व होते हैं जिनका पेमेंट तो आप नहीं करते, लेकिन फिर भी इसको बाहरी दायित्व मानते हैं। जैसे कि डूबत ऋण संचय, डूबत ऋण संचय, याद है? बहुत बार सामना हुआ है आप लोग को डूबत ऋण संचय से। तो डूबत ऋण संचय भी एक तरह का संचय है, दायित्व है, परंतु वो पेमेंट नहीं करना वो दायित्व को, लेकिन दायित्व है, बाहरी दायित्व मानोगे। क्या मानोगे? बाहरी दायित्व रिटेन करोगे। ठीक है, किसी भी प्रकार के व्यय हेतु संचय, व्यय हेतु संचय, अगर आपने किसी प्रकार के व्यय हेतु कोई संचय किया तो भी क्या होगा? बाहरी दायित्व होगा। विनियोग, विनियोग, विनियोग उच्चावचन, उच्चावचन कोष, ये कौन सा दायित्व होगा? बाहरी दायित्व होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब कौन से दायित्व होते हैं? बाहरी दायित्व होते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार रिवाइज कर देते, क्या पढ़ाया गया आप लोगों को। देखिए, आपको बताया गया, सबसे पहले ध्यान देना, संपत्तियां दो प्रकार की होती है विघटन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आंतरिक संपत्ति, दूसरी बाहरी संपत्ति। आंतरिक संपत्ति वो संपत्ति है जिसको आप रोकड़ में क्या कर सकते हो? बदल सकते हो, मार्केट में बकायदा बेच सकते हो। बाहरी दायित्व वो बाहरी संपत्ति या वो संपत्ति जिसको मार्केट में आप बेच नहीं सकते, वो एक तरह की बनावटी संपत्ति है। क्या क्या है सर आंतरिक संपत्ति? देखो, ये सब आंतरिक संपत्ति का लिस्ट आपके सामने अवेलेबल है। रोकड़, बैंक, स्टॉक, देनदार, प्राप्ति पत्र, विनियोग, भूमि व भवन, प्लांट व मशीनरी, उपस्कर, गाड़ियाँ, ख्याति, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, ये सब क्या है? आंतरिक संपत्ति है। और ये बाहरी संपत्ति, इसको दिमाग में बैठा लेना, काम आएगा। ठीक, इसके बाद दायित्व की अगर बात की जाए तो दायित्व बॉस दो प्रकार का है, एक आंतरिक दायित्व, दूसरा बाहरी दायित्व। आंतरिक दायित्व वो जो मालिकों को देना है, नहीं भी देंगे चल जाएगा, और दायित्व वो जो बाहरी लोगों को देना है, इनको नहीं देंगे तो क्या होगा? नाक मुंह फोड़ देंगे भैया, हमारा देना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? इनको देना ही पड़ेगा। जैसे बैंक ऋण, ऋण उधार, लेनदार, देनदार, रदत व्यय, अनुपार्जित, बैंक अधिविकर, साझेदार का रिश्तेदार से ऋण, रूपत ऋण संचय, व्यय हेतु संचय, विनियोग उच्चावचन कोष, ये सब क्या है? बाहरी दायित्व है। और आंतरिक दायित्व जो साझेदारों का दायित्व है, जो साझेदारों को दिया जाएगा। बताओ, पूंजी खाता, चालू खाता, साझेदार से ऋण, लाभ हानि खाता, सामान्य संचय और क्षतिपूर्ति कोष, ये सब पे साझेदारों का हक होता है। समझ में आ गया? कोई परेशानी है आप लोगों को? नहीं है? पक्का? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। कुछ पूछना है? चलिए देखिए, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि सारी संपत्ति को बेच दो, विघटन करना है तो उससे जो पैसा आए उससे सारे दायित्वों को भुगतान कर दो। तो अब सवाल उठता है सर वो कौन सी संपत्ति को बेचेंगे? तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्शन करूंगा। सारी संपत्ति को बेचो, लेकिन कौन सी संपत्ति को बेचो? जिसको रोकड़ में बदला जा सकता है, यानी कि आंतरिक संपत्ति। तो आंतरिक संपत्ति को रोकड़ में क्या करो? बदलो, बेचो, पैसा आएगा, और उस पैसे से किसको भुगतान करो? बाहरी दायित्व। कौन से दायित्व को? आंतरिक को नहीं, किसको? पहले बाहरी दायित्व को भुगतान करो, फिर बाद में भले आंतरिक होगा तो होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो अब हमने कहा तो वही लेखांकन चरण सीखने वाले। ठीक है, तो जब भी साझेदारी फर्म का विघटन करोगे तो आपको कुछ चरणों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप देखो क्या होता है। अगर फर्म का विघटन करना तो एक रूल्स के अकॉर्डिंग आप विघटन करोगे। क्या करोगे? उसके लिए क्या करोगे? एक खाता बनाओगे। क्या बनाओगे? जिसको बोलते हैं वसूली खाता। क्या बोलते हैं? वसूली खाता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में जब कभी देखना दिवाली का साफ सफाई होता है तो घर के बहुत सारे कबाड़ निकलते हैं, तो उसको आप लोग क्या कर देते हो? कबाड़ को बेच देते हो। तो कैसे बेचते हो बताओ? कबाड़ को बेचते कैसे हो बताओ जल्दी? मतलब जैसे कबाड़ निकलते जाता है तुरंत तुरंत बेचते जाते हो, कि उस कबाड़ को एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हो? एक जगह पे इकट्ठा करते जाते हो और एक दिन फिर क्या करते हो? व्यक्ति को बुलाते हो और उसको क्या कर देते हो? बेच देते हो। आया बात समझ में कि नहीं आया? सेम वैसे हम जब साझेदारी फर्म को विघटन करते हैं तो यहाँ खातों के साथ अपन काम करते हैं। जितने भी हमारे संपत्ति ना, आंतरिक संपत्ति, उसको अपन कहाँ लेकर आते हैं? वसूली खाते में इकट्ठा करते हैं। कहाँ इकट्ठा करेंगे? वसूली खाते में। जितनी भी आपकी व्यापार की आंतरिक संपत्ति, बाहरी नहीं ना, बाहरी को छोड़ देना, किसको? सिर्फ और सिर्फ आंतरिक संपत्ति को। किसको? आंतरिक संपत्ति। अच्छा आंतरिक संपत्ति में याद रखना रोकड़ व बैंक को छोड़कर। भाई रोकड़ और बैंक को बेच सकते हो क्या?
नहीं सर उसको तो नहीं बेच सकते, तो उसको भी छोड़ देना, ठीक है। रोकड़ और बैंक को छोड़कर और बाहरी संपत्तियों को छोड़कर सारे आंतरिक संपत्ति को कहाँ ट्रांसफर कर देने का, वसूली खाते में ट्रांसफर कर देने का। और जितने भी दायित्व है उनको भी कहाँ ट्रांसफर करना, जितने भी बाहरी दायित्व होंगे उन सारे बाहरी दायित्वों को भी कहाँ ट्रांसफर करने का, वसूली खाते में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। फिर यहाँ से बेचना चालू करना, और हर जगह क्या प्रभावित होगा, फिर वहां पे वसूली खाता ही प्रभावित होगा, ठीक। चलो समझाते हैं। सबसे पहला स्टेप, तो मैंने पहला स्टेप क्या सिखाया, समस्त, क्या सिखाया मैंने, समस्त आंतरिक संपत्तियों का वसूली खाते में हस्तांतरण, समस्त आंतरिक संपत्तियों का वसूली खाते में हस्तांतरण। तो बोलो यार, चलो बताओ मेरे को एक बात बताओ, संपत्ति का शेष हमेशा कौन सा शेष होता है, जब उसको हस्तांतरण करना मतलब बंद करना, जब बंद करोगे तो क्या करना पड़ेगा, संपत्ति को समाकलन, तो यहाँ एंट्री बनेगी वसूली खाता विकलन, और सभी संपत्ति बंद हो रही है तो संपत्ति का शेष फिर क्या होता है, विकलन, जब बंद करोगे समाकलन हो जाएगा। तो आंतरिक संपत्ति खाते से क्या लिखेंगे, आंतरिक संपत्तियां खाते से सारे आंतरिक संपत्ति को समाकलन कर देने का। समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, नरेशन वही होगा जो हेडिंग में वही नरेशन होगा, ठीक है। अगला स्टेप, अब हम क्या करेंगे, जितने भी बाहरी दायित्व उनको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, वसूली खाते में, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे हेडिंग में, समस्त बाहरी दायित्वों का वसूली खाते में हस्तांतरण। समस्त बाहरी दायित्वों का वसूली खाते में क्या करना बच्चों, हम लोग को हस्तांतरण करना है। तो बोलो, बाहरी दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरण करोगे, दायित्व का शेष कौन सा शेष होता है, जब इसको बंद करोगे तो एंट्री गेस कर सकते हो, हाँ बोलो, वेरी गुड, बाहरी दायित्व खाता विकलन, दायित्व खाता विकलन किससे, वसूली खाते से। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है, इस प्रकार से लिख देने का, ठीक। अब नंबर 3, सारे संपत्ति दायित्व ट्रांसफर हो गए, अब आंतरिक संपत्तियों को बेचोगे और बेच के मार्केट में क्या करोगे, पैसा वसूल करोगे, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, आंतरिक संपत्तियों का विक्रय करने पर, अब क्या करोगे, सारे आंतरिक संपत्ति को क्या करोगे, विक्रय करने पर, विक्रय करोगे, पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। तो एंट्री क्या बनेगा, रोकड़ खाता विकलन, क्या एंट्री करेंगे, रोकड़ खाता विकलन, हाँ वसूली खाते से, रोकड़ खाता क्या करेंगे, विकलन वसूली खाते से। अब यहाँ संपत्ति का नाम नहीं आएगा, हमेशा किसका नाम आएगा, याद रखना, वसूली खाते का, एकदम सिंपल है, पैसा आया तो रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से, कोई संपत्ति का नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि संपत्ति तो सब ट्रांसफर कर चुके हो, तो वहां पे संपत्ति का नाम नहीं आएगा, सिर्फ रोकड़ खाता विकलन किससे करोगे, वसूली खाते से कर दोगे, ठीक है। बेच दिए, पैसा आया कि नहीं आया, अब क्या करोगे, अगला स्टेप क्या हो सकता है, नंबर 4 स्टेप क्या करोगे, बाहरी दायित्वों का भुगतान। अगला स्टेप क्या होगा, बाहरी दायित्वों का भुगतान करेंगे हम लोग। तो बोलो पैसा आएगा कि जाएगा, बोलो क्या एंट्री बन सकता है, वसूली, हर जगह वसूली आएगा, हाँ वसूली खाता विकलन नहीं, रोकड़ खाते से पैसा जा रहा है ना, रोकड़ खाते से। बाहरी दायित्व किसी का नाम नहीं आएगा, ना तो संपत्ति का नाम आएगा ना तो बाहरी दायित्व का नाम आएगा कभी भी। पैसा आया तो रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से, पैसा गया तो वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से, डेट्स इट। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 आता है तुम्हारा क्या, ये हो गया कहानी खत्म, पैसा वैसा पेमेंट हो गया, यही स्टेप है, ठीक। अच्छा ये तो हो गई सिंपल सी बात, सब लेन देन क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ अलग से वैरायटी वाले एंट्रीज आते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कोई संपत्ति जैसे फर्नीचर है, अब कोई साझेदार क्या बोल रहा है, उसको मार्केट में बेच नहीं रहे हैं, बल्कि एक साझेदार क्या बोला, मैं ले लूंगा, मतलब वो क्या कर रहा है, कोई संपत्ति को अधिग्रहित कर ले रहा है, अपने साथ अपने घर ले जा रहा है। क्या पैसा लेंगे उससे, हाँ सर लेंगे, बिल्कुल सर, संपत्ति उठा के ले जा रहा है, पैसा तो लेंगे। क्या पैसा लेंगे, उसके घर जाएंगे, उसका खाता है ना पूंजी खाता, सीधा पूंजी खाते से निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हम हेडिंग लिख रहे हैं, किसी साझेदार द्वारा संपत्ति अधिग्रहित करने पर, अधिग्रहण करने पर, अधिग्रहण कर लिया उसने, टेक ओवर कर लिया उसको, ठीक है, रख लिया मतलब एक प्रकार से। तो बोलो यार क्या एंट्री बन सकता है, क्या बोलेंगे, साझेदार का पूंजी खाता विकलन, साझेदार का पूंजी खाता विकलन, साझेदार का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, विकलन किससे, वसूली खाते से। नहीं आया समझ में, ठीक है। पैसा आने की जगह बंदे का नाम आ जाएगा, साझेदार का पैसा अगर बेचते तो रोकड़ खाता विकलन वसूली से होता, बेच तो रहे नहीं तो बंदे का नाम डाल दो वहां पे वसूली खाते से, ठीक है। नंबर 6, किसी साझेदार द्वारा
दायित्व का भुगतान करने पर। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जैसे ऋण है, अब साझेदार क्या बोला, ऋण हम भुगतान करते, साझेदार क्या बोला, मैं भुगतान कर दूंगा। क्या बोला साझेदार ने, मैं भुगतान कर दूंगा। तो भी हमारी जिम्मेदारी क्या बन जाती फिर, उसको पैसा देना। जैसे भाई मेरा कोई खर्चा है, मेरा कोई बिल है, आप भुगतान करो तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं वो पैसा आपके खाते में क्या करूं, डाल दूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई साझेदार क्या कर रहा है, दायित्व का क्या कर रहा है, भुगतान कर दे रहा है। तो भाई हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको पैसा देंगे। तो क्या करेंगे, पैसा देने घर जाएंगे, उसके खाते में डाल देंगे। एंट्री गैस करो क्या हो सकता है। वेरी गुड, वसूली खाता विकलन साझेदार के पूंजी खाते, उसके खाते में डाल दो, साझेदार के पूंजी खाते से, साझेदार के पूंजी खाते से, साझेदार के पूंजी खाते से, ये हो जाएगा कहानी खत्म। ठीक है, नंबर 7, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, ऐसा एंट्री बनता है। ठीक है, इसके अलावा होता है वसूली व्यय का भुगतान, वसूली व्यय का भुगतान। भाई इतना बड़ा व्यापार को बंद कर रहे हो, संपत्ति बेच रहे हो, खरीद रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो यार आप लोग का व्यय होगा कि नहीं होगा इस सब प्रोसेस में। क्या एंट्री हो सकता है, गैस करो। पैसा आ रहा है, जा रहा है, क्या एंट्री बनेगा, आ रहा है व्यय करने में। वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से, मैंने क्या बोला, पैसा आया तो विकलन, गया तो मतलब वसूली खाता प्रभावित होगा। हर जगह क्या प्रभावित होगा, ये होता है। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है। चलो जल्दी से नोट करो, फिर और आगे बताऊंगा। स्टेप याद हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कितने नंबर तक बताया, 7 तक बताया ना, अब बारी 8 की है। मैं बोल रहा हूँ किसी अप्रविष्ट संपत्ति का विक्रय करने पर, किसी अप्रविष्ट संपत्ति का विक्रय करने पर क्या होता है। अप्रविष्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रविष्ट मतलब क्या होता है, जो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दी हुई है या चिट्ठे के जो दायित्व पक्ष में दी हुई है उसको बोलते हैं प्रविष्ट संपत्ति या प्रविष्ट दायित्व। जो अप्रविष्ट मतलब होता है जो चिट्ठे में किसी का उल्लेख नहीं है। जैसे आपके व्यापार में इतना कुछ संपत्ति है यार, और छोटा सा पता चला एक चेयर है, अब ये चेयर का चिट्ठे में कोई उल्लेख ही नहीं है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना, उस चेयर का चिट्ठे में उल्लेख नहीं है, उसको बोलते हैं अप्रविष्ट संपत्ति। तो अगर अप्रविष्ट संपत्ति को आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, कोई ऐसी संपत्ति जो चिट्ठे में उल्लेख ही नहीं था, तो कॉमन सी बात उसको ट्रांसफर तो करे नहीं होंगे वसूली खाते में। वसूली खाते में ट्रांसफर उसी को किया जाता है जो चिट्ठे में है। अब ये जो फर्नीचर है, कुर्सी है, वो तो चिट्ठे में था नहीं, तो वसूली खाते में ट्रांसफर हुआ नहीं होगा। अब उसको आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, यानी किसी अप्रविष्ट संपत्ति को भी क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। बोलो पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो एंट्री बनेगा बच्चा लोग रोकड़ा खाता विकलन। क्या एंट्री करेंगे, रोकड़ा खाता विकलन किससे, वसूली खाते से, सीधा वसूली। आप बोलोगे सर ट्रांसफर तो किए नहीं है, मत करो ना ट्रांसफर। कौन बोल रहा है ट्रांसफर करने का, भाई ट्रांसफर उसका करोगे जो वहां रहेगा, उसी का ट्रांसफर करेंगे। जो वहां है ही नहीं उसका ट्रांसफर क्या खाक करोगे, सीधा भेज दो। रोकड़ा खाता विकलन वसूली खाते से। ऐसे हम बता रहे हैं किसी अप्रविष्ट दायित्व का भुगतान करने पर, कोई ऐसा दायित्व जो अप्रविष्ट उसका भुगतान कर रहे हो, पैसा आ रहा है, जा रहा है, बोलो एंट्री क्या बनेगा। हाँ, वसूली खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से, ये एंट्री बन जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो इस प्रकार की भाई एंट्री बनती है, और भी कुछ एक्स्ट्रा होगा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को। तो इस प्रकार से क्या सीखा हम लोगों ने, सबसे पहले जितनी भी संपत्ति उसको वसूली खाते में ट्रांसफर करोगे, बोल दो क्या एंट्री करोगे, बोलो जल्दी। हाँ, संपत्ति खाता विकलन, वसूली खाता विकलन आंतरिक संपत्ति खाते से। दायित्व को ट्रांसफर करोगे वसूली में, क्या एंट्री करोगे, बाहरी दायित्व खाता विकलन वसूली खाते से। संपत्तियों को बेचोगे तो पैसा आएगा, जाएगा, तो रोकड़ खाता विकलन वसूली खाते से। भुगतान करोगे तो वसूली रोकड़ खाते से। कोई साझेदार ले लेगा तो संपत्ति, साझेदार का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। कोई दायित्व ले लिया साझेदार तो कोई अप्रविष्ट संपत्ति दायित्व, कहानी खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब फाइनली अपन क्या करते हैं, इस वसूली खाते में लाभ या हानि की गणना करते हैं। क्या करते हैं, लाभ या हानि की। अब देखो लाभ या हानि कैसे होगा, मान लो आपने संपत्ति बेचा 1 लाख का और दायित्वों का भुगतान किया 60,000 का, कितना बच गया, तो फायदा नहीं हो गया आपको। वसूली खाते में क्या हो गया, 40,000 का फायदा। या मान लीजिए आपने संपत्ति बेचा 1 लाख का, लेकिन दायित्वों का भुगतान किया 1,20 का, तो नुकसान हो गया 20,000 का। तो लाभ या हानि तो आ सकती है ना। तो बच्चों लाभ या हानि की एंट्री के सीखेंगे। तो देखो आप लोगों ने पंजी प्रविष्टि बनाया कि नहीं बनाया, तो आप लोगों ने बहुत जगह आपने वसूली खाता समाकलन किया। देखो कई जगह पे वसूली खाता समाकलन हुआ है और कई जगह पे वसूली खाता क्या हुआ है, विकलन।
क्या करना, जितना भी समाकलन हुआ उसको जोड़ लेना और जितना भी विकलन हुआ उसको भी जोड़ लेना। ठीक है, जहां जहां समाकलन हुआ सबको जोड़ लो, जहां जहां विकलन हुआ सबको जोड़ लो। समाकलन में से विकलन को क्या कर देना, घटा देना। समाकलन में से विकलन क्या कर देना, घटा देना। अगर बच्चों आंसर धनात्मक आता है मतलब पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है मतलब प्लस के फॉर्म में आता है आंसर, तो समझ जाओ वो लाभ है। क्या है, लाभ है। और अगर आंसर ऋणात्मक आता है यानी नेगेटिव आता है, माइनस के फॉर्म में आता है, समझ जाओ क्या है, हानि है। क्या है वो, फिर वो हानि है। तो आप सब जानते हो लाभ है तो साझेदारों के अकाउंट में डालना चाहिए, निकालना चाहिए। तो गेस कर सकते हो एंट्री क्या होगी। साझेदारों का पूंजी खाता विकलन होगा, समाकलन होगा, समाकलन हो जाएगा। साझेदारों का पूंजी खाता समाकलन होगा। भाई लाभ को डाल रहे हो ना साझेदारों के अकाउंट में, तो साझेदारों का पूंजी खाता क्या होगा, समाकलन। तो एंट्री बन सकती है वसूली खाता विकलन। क्या होगा एंट्री, वसूली खाता विकलन साझेदारों के, सभी साझेदारों के पूंजी खाते से, साझेदारों के पूंजी खाते से, साझेदारों के पूंजी खाते से। आया बात समझ में कि नहीं आया। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, लाभ का विभाजन करने पर उनका जो अनुपात रहेगा ना उसमें लाभ का विभाजन कर देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये एंट्री बनती है। क्लियर है। अगर हानि है तो हानि क्या करना चाहिए, साझेदारों के अकाउंट से निकाल लेना चाहिए। तो बताओ क्या एंट्री बनेगी। बोलो सब एक साथ, साझेदारों का, हाँ बिल्कुल, साझेदारों का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। किससे, वसूली खाते से। ये एंट्री बनती है हानि का विभाजन करने पर। ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, ये एंट्री बन सकती है। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को, तो ये आप लोग एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी। तो आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल से कर चल जाएगा। आज जो पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से घर से जाकर रिवाइज करके आना, कल पूछूंगा फिर मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।